हेलो गाइस, हमने एक नॉवल स्टार्ट किया था द हाउस में, जो कि लिखा फरीदा मैकफेडन ने, और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इसका चैप्टर 54। तो चलिए शुरू करते हैं। मिली। एंड्रयू चीख उठता है जब पेपर स्प्रे इसकी आंखों में पड़ता है। नोजल इसकी आंखों से तकरीबन 3 इंच के फासले पर है, इसलिए इसे पेपर स्प्रे की अच्छी खासी मिकदार लगती है। और फिर मैं दूसरी बार भी स्प्रे कर देती हूँ ताकि यकीन हो जाए। जैसे ही मैं ये करती हूँ, मैं अपना सर मोड़ कर आंखें बंद कर लेती हूँ। आखिरी चीज़ जो मुझे चाहिए वो ये है कि ये पेपर स्प्रे मेरी आंखों में आ जाए। हालांकि थोड़ी सी धुंध फिर भी महसूस होती है। जब मैं दोबारा देखती हूँ तो एंड्रयू अपना चेहरा रगड़ रहा होता है, जो सुर्ख हो चुका है। इसका फोन इसके हाथ से गिरकर फर्श पर पड़ा होता है और मैं इसे फौरन उठा लेती हूँ, इस बात का खास ख्याल रखते हुए कि मैं किसी और चीज़ को ना छूऊं। अगले 20 सेकंड में सब कुछ बिल्कुल दुरुस्त होना चाहिए। मैंने इस पूरी प्लानिंग पर 6 घंटे सर्व किए हैं, जबकि 3 किताबें मेरे पेट पर रखी हुई थी। जब मैं खड़ी होती हूँ तो मेरे पैर थोड़े कांप रहे होते हैं, लेकिन वो काम कर रहे हैं। एंड्रयू अभी भी चारपाई पर तड़प रहा है और इसकी बिनाई वापस हासिल करने से पहले ही मैं जल्दी से कमरे से निकलकर दरवाज़ा बंद कर देती हूँ। फिर मैं वो चाबी निकालती हूँ जो नीना ने मुझे दी थी और इसे लॉक में लगाकर घुमा देती हूँ। चाबी को जेब में रखती हूँ और पीछे हट जाती हूँ। मिली। एंड्रयू दरवाजे की दूसरी तरफ से जोर से चीखता है। ये क्या बकवास है? मैं जल्दी से इसके फ़ोन की स्क्रीन की तरफ देखती हूँ। मेरे हाथ कांप रहे होते हैं, लेकिन मैं सेटिंग्स में जाकर लॉक स्क्रीन की सेटिंग बंद कर देती हूँ ताकि फ़ोन खुद ऑटोमेटिकली लॉक ना हो और पासवर्ड की ज़रूरत ना पड़े। मिली। मैं एक कदम और पीछे हटती हूँ, जैसे वो दरवाजे के पार मेरा हाथ पकड़ सकता हो, लेकिन वो नहीं पकड़ सकता। मैं दरवाजे की दूसरी तरफ सेफ हूँ। मिली। अब इसकी आवाज़ एक गहरे गुर्राहट में बदल चुकी है। फौरन मुझे यहाँ से बाहर निकालो। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा है। ये वही एहसास है जो मुझे तब हुआ था जब मैं सालों पहले इस कमरे में दाखिल हुई थी और केल्सी को इस बदतमीज फुटबॉल खिलाड़ी पर चीखते हुए पाया था। मेरे ऊपर से उतरो। और डंकिन नशे में धुत होकर हंस रहा था। मैं एक लम्हे के लिए वहाँ खड़ी रही। मेरा जिस्म जैसे पैरालाइज हो गया था, जबकि मेरे सीने में गुस्से की आग भड़क उठी। वो दोनों में से किसी से भी ज्यादा बड़ा और ताकतवर था। ऐसा नहीं था कि मैं इसे जबरदस्ती खींचकर हटा सकती थी। कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था और मैंने मेज पर हाथ फेरते हुए किसी भारी चीज को तलाश किया, यहाँ तक कि मेरी उंगलियां एक पेपर वेट से जा टकराईं। और मैं वो दिन कभी नहीं भूलूंगी, इस हरामजादे के सर पर पेपर वेट मारने का एहसास, जब तक वो साकित ना हो गया। वो साल जो मैंने जेल में गुजारे तकरीबन इस लम्हे के बदले काबिल कबूल लगते हैं। आखिर कौन जानता है कि मैंने इस जैसे कितने और लड़कियों को बचाया होगा। मैं तुम्हें बाहर निकाल दूंगी, मैं कहती हूँ, बस अभी नहीं। ये तो मजाक है। इसकी आवाज़ गुस्से से लरस रही है। ये मेरा घर है, तुम मुझे यहाँ कैद नहीं रख सकती। और तुम एक मुजरिम हो। मुझे सिर्फ पुलिस को कॉल करनी है और तुम सीधा जेल वापस जाओगी। बिल्कुल, मैं जवाब देती हूँ। लेकिन तुम पुलिस को कॉल करोगे कैसे जब तुम्हारा फ़ोन मेरे पास है? मैं इसके फ़ोन की स्क्रीन की तरफ देखती हूँ। वो वाज़े रंगों में नज़र आ रहा है। मैं यहाँ तक देख सकती हूँ कि इसका चेहरा पेपर स्प्रे से कितना सुर्ख हो चुका है और इसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। वो अपनी जेब में टटोलता है, फिर अपनी सूजी हुई आंखों से फर्श को तलाश करता है। मिली। वो अब दबे दबे गुस्से से बोलता है, मुझे मेरा फ़ोन वापस दो। मैं एक खुरदुरी हंसी हंसती हूँ। हाँ, मुझे यकीन है कि तुम यही चाहते हो। मिली, फ़ौरन मेरा फ़ोन वापस दो। मेरा नहीं ख्याल कि तुम किसी भी किस्म की डिमांड करने की पोजीशन में हो। मिली, बस एक लम्हा। मैं इसका फ़ोन अपनी जेब में डालती हूँ। मुझे कुछ खाने के लिए लेना है, मैं जल्दी वापस आऊँगी। मिली। वो मेरा नाम पुकार रहा है। जब मैं हॉल से गुजरती हुई सीढ़ियाँ उतरती हूँ, मैं इसे मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर देती हूँ। जब वो इस कमरे में कैद है तो वो कुछ भी नहीं कर सकता और मुझे अपने अगले कदम का सोचना है। सबसे पहले मैं वही करती हूँ जो मैंने कहा था। मैं किचन में जाती हूँ और 2 बड़े गिलास पानी पीती हूँ। फिर मैं अपने लिए एक बोलोनिया सैंडविच बनाती हूँ। नहीं, अबलोनिया सैंडविच, बोलोनिया नहीं। खूब सारा मेयोनीज और वाइट ब्रेड के साथ। जब मैं कुछ खा लेती हूँ तो मुझे काफ़ी बेहतर महसूस होता है। मैं साफ दिमाग से सोच सकती हूँ। मैं एंड्रयू का फ़ोन उठाती हूँ। वो अभी भी एटिक वाले कमरे में पिंजरे में कैद जानवर की तरह चक्कर काट रहा है। अगर मैं इसे बाहर निकाल दूँ तो वो मेरे साथ क्या करेगा, मैं सोच भी नहीं सकती। इस ख्याल से मेरी गर्दन के पीछे पसीना आ जाता है। जब मैं इसे देख रही होती हूँ तो अचानक इसके फ़ोन पर मॉम की तरफ से एक मैसेज आता है। क्या तुम नीना को तलाक के पेपर्स भेजने वाले हो? मैं पिछले मैसेजेस पढ़ती हूँ। एंड्रयू ने अपनी माँ को नीना के साथ होने वाली लड़ाई के बारे में सब कुछ बताया हुआ है। मुझे जवाब देना होगा, क्योंकि अगर वो जवाब नहीं देगा तो इसकी माँ यहाँ आ सकती है और फिर मैं फंस जाऊँगी। किसी को शक नहीं होना चाहिए कि एंड्रयू के साथ कुछ हुआ है। हाँ, अभी अपने वकील से बात कर रहा हूँ।
एंड्रू की माँ का जवाब तकरीबन फौरन आ जाता है, अच्छा। मुझे नीना कभी पसंद नहीं थी और मैंने हमेशा सिसिलिया के साथ अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन नीना ने इसकी तरबियत में बिल्कुल नरमी बरती, जिसकी वजह से वो छोटी बच्ची एक जिद्दी बिगड़ैल बन गई। मेरे सीने में नीना और सिसिलिया के लिए हमदर्दी की एक लहर दौड़ जाती है। ये तो पहले ही बुरा है कि एंड्रू की माँ को नीना पसंद नहीं थी, मगर अपनी ही नवासी के बारे में इस तरह बात करना। और मैं सोचती हूँ कि एंड्रू की माँ डिसिप्लिन से क्या मतलब ले रही है। अगर ये एंडी की सज़ा देने के तरीके जैसा कुछ है तो शुक्र है कि नीना ने कभी इस पर अमल नहीं किया। मेरे हाथ काँप रहे हैं जब मैं जवाब टाइप करती हूँ। लगता है आप नीना के बारे में ठीक कह रही थी। अब मुझे इस बास्टर्ड से निपटना है। मैं इसका फ़ोन दोबारा अपनी जेब में डालती हूँ, फिर सीढ़ियाँ चढ़कर दूसरे फ्लोर पर जाती हूँ और वहाँ से सीधा एटिक की तरफ। जैसे ही मैं ऊपर पहुँचती हूँ, कमरे में कदमों की आहट अचानक रुक जाती है। इसे मेरी आमद सुनाई दे गई होगी। मिली, वो कहता है। मैं यहाँ हूँ, मैं सख्त लहजे में कहती हूँ। वो गला खंकारता है। तुमने अपनी बात मनवा ली, मैं इस सब के लिए माजरत ख्वाह हूँ। वाकई? हाँ, अब मुझे एहसास हो गया है कि मैं गलत था। अच्छा, तो तुम्हें अफसोस है? वो दोबारा गला साफ करता है। हाँ, कहो। कुछ देर के लिए वो खामोश हो जाता है। क्या कहूँ? कहो कि तुम्हें अफसोस है कि तुमने मेरे साथ बहुत बुरा किया। मैं इसके चेहरे के तासुरात फ़ोन की स्क्रीन पर देख रही हूँ। वो ये अल्फाज कहने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि इसे हकीकत में कोई अफसोस नहीं। जो अफसोस है वो ये है कि इसने मुझे खुद पर काबू पाने का मौका दे दिया। मुझे बहुत अफसोस है, आखिरकार वो कहता है। मैं बिल्कुल गलत था, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया और मैं कभी दोबारा ऐसा नहीं करूँगा। वो एक लम्हे के लिए रुक जाता है। अब क्या तुम मुझे बाहर निकाल दोगी? हाँ, निकाल दूंगी। शुक्रिया। बस अभी नहीं। वो तेज़ी से सांस खींचता है। मिली, मैं तुम्हें बाहर निकालने वाली हूँ। मेरा पुरसुकून लहजा मेरे तेज धड़कते दिल को छुपा रहा है। लेकिन इससे पहले तुम्हें सज़ा मिलनी चाहिए जो तुमने मेरे साथ किया। इसके लिए ये खेल मत खेलो। वो गुर्राता है। तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है। अगर इसे पता होता कि मैंने एक आदमी को पेपर वेट से मारकर हलाक कर दिया था तो वो मुझसे इस लहजे में बात न करता। इसे ज़रा भी अंदाज़ा नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि नीना को पता है। फर्श पर लेट जाओ और वो तीनों किताबें अपने ऊपर रखो। ये बहुत बेवकूफ़ी है। मैं तुम्हें तब तक इस कमरे से बाहर नहीं निकालूंगी जब तक तुम ऐसा नहीं करते। एंड्रू की नज़रें कैमरे पर उठती हैं। मैंने हमेशा सोचा था कि इसकी आंखें खूबसूरत हैं, मगर इस लम्हे वो जहर से भरी हुई है। ये मुझ पर नहीं, कैमरे पर देख रहा है। मैं खुद को याद दिलाती हूँ। ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ। वो फर्श पर लेट जाता है। एक के बाद एक वो तीनों किताबें उठाकर अपने पेट पर रखता है, बिल्कुल इसी तरह जैसे मैंने चंद घंटे पहले किया था। लेकिन वो मुझसे ज़्यादा ताकतवर है, इसलिए वो सिर्फ हल्की सी बेचैनी महसूस कर रहा है। हालांकि तीनों किताबें इसके ऊपर हैं। खुश? वो चिल्लाता है। नीचे करो। क्या? किताबों को नीचे करो। मुझे नहीं मालूम कि तुम। मैं अपना माथा दरवाजे से टिका कर बोलती हूँ। तुम्हें बहुत अच्छी तरह मालूम है कि मैं क्या कह रही हूँ। दरवाजे के पार से भी मैं इसकी तेज़ सांस अंदर खींचने की आवाज़ सुन सकती हूँ। मिली, मैं ये नहीं कर सकता। अगर तुम इस कमरे से बाहर निकलना चाहते हो तो तुम्हें ये करना होगा। मैं इसके फ़ोन की स्क्रीन को घूरती हूँ, इसे देख रही हूँ। आखिरकार वो किताबों को अपने सीने से नीचे सरकाता है, यहाँ तक कि वो सीधा इसकी जेनिटल्स पर जाती हैं। पहले वो ज़्यादा तकलीफ़ में नहीं लग रहा था, लेकिन अब इसका चेहरा तकलीफ़ और बेबसी में जम गया है। खुदा की पनाह, वो घुटी हुई आवाज़ में बोलता है। अच्छा, मैं कहती हूँ, अब इसी तरह 3 घंटे तक लेटे रहो।